गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है 8th चैप्टर डी एम एफ ब्लॉक के तत्व, उसमें हम तत्वों के गुण धर्म पर आ गए हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिए थे और उसके बाद हम डी ब्लॉक के तत्वों के गुण धर्मों को पढ़ रहे थे। कल मैंने इनके दो सामान्य गुण बता दिए थे, एक तो परमाणुविक त्रिज्या या परमाणु आकार और दूसरा मैंने बताया था धात्विक प्रवृत्ति। परमाणु आकार में कई बातें हमने देखी थी, मोस्ट बातें थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें से क्वेश्चन निकलते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों में डी ब्लॉक है जो डी 3D 4D 5D श्रेणी, इनमें हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्यों नहीं बढ़ता या परमाणु आकार क्यों नहीं घटता, कोई खास परिवर्तन नहीं होता उसमें। तो परमाणु आकार में विशेष परिवर्तन नहीं होने का जो कारण था वो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि इसमें दो प्रभाव कार्य करते हैं, नाभिकीय आवेश जो कि आकार को घटाता है और परिरक्षण प्रभाव जो कि आकार को बढ़ाता है। कुछ समय तक नाभिकीय आवेश प्रभावी रहता है तो आकार घटता है मैग्नीज तक, उसके बाद नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों का प्रभाव इक्वल रहता है, इस वजह से आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता और फिर लास्ट में जाके परिरक्षण प्रभाव अधिक प्रभावी हो जाता है और नाभिकीय आवेश कम प्रभावी रहता है। इस वजह से परमाणु आकार में थोड़ी वृद्धि होती है, तो प्रारंभ में कमी और लास्ट में वृद्धि है तो इक्वल हो जाता है। 0.15 एंगस्ट्रॉम की ही वृद्धि होती है, वो सॉरी कमी होती है। और दूसरा बताया था वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी इन श्रेणियों में अनियमितता दिखाई देती है। 3D से 4D श्रेणी में आने पर तो आकार बढ़ता है, लेकिन 4D से 5D श्रेणी में आते हैं तो आकार में वृद्धि नहीं होती। आकार जो 4D श्रेणी के समान ही रहता है 5D श्रेणी के तत्वों का। तो इसका क्या रीजन बताया था कि 3D से 4D में आते हैं तो कोष तो एक बढ़ता है और 18 नाभिकीय आवेश की वृद्धि होती है, जबकि 4D से 5D में आने पर कोष की तो संख्या में एक की ही वृद्धि होती है, लेकिन नाभिकीय आवेश 32 नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, 32 यूनिट्स। तो 32 नाभिकीय आवेश इतना अधिक बढ़ता है कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगने लग जाता है, जिससे जो आकार में वृद्धि होनी चाहिए थी वो वृद्धि नहीं होती। और जो आपका 5D श्रेणी रहती है, इसमें 14 तत्व किसके रहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व के, और एफ जो कक्षक है उसका परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है, इसलिए नाभिकीय आवेश क्या होता है, प्रभावी होता है। इनके बारे में अपन ने बात कर ली थी। दूसरी चीज मैंने आपको धात्विक प्रवृत्ति बताई थी कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ेगी। धात्विक प्रवृत्ति का मतलब है कि धात्विक गुण प्रदर्शित करेंगे, कठोरता, गलनांक, क्वथनांक, उच्चोना, सोनोरस का गुण, मिश्र धातु बनाने का गुण, ठीक है ना, ऐसे गुण धात्विक गुण कहलाते हैं, तो ये गुण बढ़ते हैं। अब तीसरा गुण देखते हैं अपन, डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक। डी ब्लॉक के तत्वों के गलनांक देखो, इसमें भी स्कैंडियम से आप क्रोमियम तक चलो और लास्ट में जिंक, 3D से ऐसे ही ये आपके तीनों श्रेणियां होगी, 3D 4D 5D श्रेणी। तो देखो, जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं या इट्रियम से मोलिब्डेनम तक जाते हैं या लैंथेनम से वुल्फ्रेडियम तक जाते हैं, टंगस्टन तक, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित
इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, D1 D2 D3 फिर D5 विन्यास हो जाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, तो धात्विक बंधों में भी क्या होती है? वृद्धि। उनके मध्य धात्विक बंधों की संख्या में भी वृद्धि होती है, में वृद्धि। और जब धात्विक बंध अधिक बनेंगे तो गलनांक कैसा रहेगा? उच्च रहेगा। उनको पिघलाना क्या रहेगा? कठिन। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या आएगी? कमी। धात्विक बंध भी क्या हो जाएंगे? कम। धात्विक बंध कम होंगे तो गलनांक में भी क्या आ जाएगी? कमी। इसी वजह से तो जो आपके ये जिंक कैडमियम मरकरी रहते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव रहते हैं, कमरे के ताप पर ही। मरकरी तो द्रव अवस्था में ही पाई जाती है, ऐसी धातु है। तो गलनांक क्या है? गलनांक वो निश्चित ताप होता है जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलता है। अब डी ब्लॉक की जो धातु रहती हैं, डी ब्लॉक की धातुओं का जो गलनांक है वो धात्विक बंधों पर निर्भर करता है कि धातुओं के मध्य जो बंध बन रहे हैं वो प्रबल है या दुर्बल है। तो यहां पर तो क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही अधिक धात्विक बंध बनेंगे, उतने ही प्रबल। धात्विक बंध प्रबल होंगे तो वो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे ज्यादा, जिसके कारण उनके गलनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और इससे आगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो रही है, इसलिए धात्विक बंधों की संख्या में भी क्या होती है? कमी होती है। धात्विक बंधों की संख्या में कमी होती है तो गलनांक भी क्या होते हैं? कम होते हैं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये तो थ्योरी होगी। 2-3 क्वेश्चन क्या बनते हैं? एक तो यही क्वेश्चन बनता है इन तीनों को लेकर, इसको याद रख लेना। क्रोमोटन से Cr क्रोमियम, MO मोलिब्डेनम और ये W क्या है? टंगस्टन। तो क्रोमोटन कि क्रोमोटन का गलनांक उच्च क्यों होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट उच्च, सर्वाधिक क्यों पाए जाते हैं डी ब्लॉक में? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। इनमें जो विन्यास पाए जाते हैं क्रोमियम में D5S1, ये विन्यास पाए जाते हैं इनमें। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इनके आगे के जो तत्व हैं, एक और क्वेश्चन बनता है मैग्नीज, मैग्नीशियम, रेनियम। इसको याद रख लेना, मन तक रे, ये तीनों तत्व एक साथ हैं यहां पर, Mn Tc और Re। तो इसके शॉर्ट ट्रिक क्या है? मन तक रे। तो इनके जो गलनांक रहते हैं वो कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं? इसका रीजन क्या है कि इनका जो विन्यास है अर्धपूरित विन्यास होता है D5S2, ये पूर्ण बराबर, ये आधा। अब ये अर्धपूरित जो D5 विन्यास पाया जाता है, इसके पाए जाने के कारण इनके द्वारा जो धात्विक बंध बनाए जाते हैं वो धात्विक बंध दुर्बल बनते हैं। वो धात्विक बंध कैसे बनते हैं? दुर्बल बनते हैं। इनमें प्रवृत्ति कम पाई जाती है, धात्विक बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। इस कारण से इनके गलनांक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम होते हैं। इनके गलनांक तुलनात्मक रूप से क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें।
तीसरा क्वेश्चन भी बनता है इसको लेकर, जिंक, कैडमियम, मरकरी कमरे के ताप पर ही वाष्पशील हो जाते हैं, क्यों? तो इसका रीजन क्या है कि इनके अंदर पूरी D10H2 विन्यास मिल रहा है, N-1 D10 और NH2 विन्यास पाया जा रहा है। अब इनका बाह्यतम कोश पूर्ण भरा हुआ है, ये पूर्ण है, ये NH, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कारण इनके जो जालक रहते हैं उनमें धात्विक बंध है जो दुर्बल प्रकृति के होते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मिक। D10 विन्यास का मतलब क्या है कि आपके जो D में 5 कक्षक हैं वो उनमें 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से युग्मित हो गए, तो ये विन्यास भी पूर्ण है, और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। अब पूर्ण भरे हुए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, इसलिए इनके जालकों में जो जो बंध, धात्विक बंध बनते हैं वो कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं। धात्विक बंध कैसे होते हैं, दुर्बल। इस कारण से ये कमरे के ताप पर ही क्या है, वाष्पशील है। जिंक, कैडमियम, मरकरी कमरे के ताप पर क्या है, वाष्पशील। ठीक है भाई, ये आपका तीसरा गुण हो गया, गलनांक। जैसे धात्विक प्रवृत्ति थी वो ही गलनांक के लिए आएगी। गलनांक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि जितने अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे क्या होगा, धात्विक बंध ज्यादा बनेंगे, प्रबल बनेंगे, जिससे उनका गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको। अब अगला गुण देखते हैं। अगला आता है संकुल यौगिक बनाने का गुण, चौथा। संकुल यौगिक बनाने का गुण। जो डी ब्लॉक की धातुएं वो संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं। संकुल यौगिक क्या होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं जो कि जिनके आयनों का या जिन यौगिकों का जलीय अवस्था में भी या विलयन अवस्था में भी अस्तित्व बना रहता है। संकुल यौगिक का एक उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, जिससे कि आपको याद आ जाए, K4FeCN का होल 6, ये संकुल यौगिक का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, संकुल यौगिक का उदाहरण है। जब ये टूटता है, जब ये जल में टूटता है तो अपन को 4K+ आयन और FeCN6 -4 ये मिलता है। तो देखो, ये संकुल भाग है इस यौगिक का, योगात्मक यौगिक का ये क्या है, संकुल भाग। इसका अस्तित्व बना रहता है, जल में भी इसको जब घोलते हैं तो इसका अस्तित्व बना रहता है। ये Fe+2 आयन या Cn- में नहीं टूटता। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संकुल यौगिक, या इन्हीं को अपन उपसह संयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक, ये इसका संकुल भाग है। ये क्या है, इसका संकुल भाग। ये आयनिक भाग है या सरल भाग है। ठीक है भाई, आयनिक। ये संकुल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में एक पूरा अलग से चैप्टर है हमारा,
नवा चैप्टर उप सह संयोजन रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसको वहां पढ़ेंगे अपन। इसके बारे में सब कुछ डिटेल से, कैसे इनका नामकरण किया जाता है, कैसे ये यौगिक बनते हैं, इन यौगिकों के क्या क्या गुण हैं, सब कुछ इनके बारे में, इनके विन्यास के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर अपन को बस ये पढ़ना है कि संकुल भाग में जो धातु आती है ना, वो धातु डी ब्लॉक की आती है। संकुल यौगिक बनाने में डी ब्लॉक की धातुएं ही अधिक काम में आती हैं या अधिक बनाती हैं। डी ब्लॉक की धातुओं के गुण है कि वो संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं। तो इसका क्या क्या रीजन है, देखो इनमें 3 गुण पाए जाते हैं जिसके कारण ये संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। पहला गुण है उच्च आवेश घनत्व। उच्च आवेश घनत्व। अब देखो आवेश घनत्व क्या होता है। आवेश घनत्व बराबर होता है किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश या किसी आयन पर उपस्थित आवेश बटा उसका आकार। आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है, परमाणु पर उपस्थित आवेश बटा उसका परमाणु आकार या त्रिज्या। आवेश बटा त्रिज्या, ये आवेश घनत्व है। चार्ज डेंसिटी, जो डी ब्लॉक की धातु रहती हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का आकार छोटा होता है, या डी ब्लॉक के जो धनायन होते हैं, तत्वों की जगह कहते हैं डी ब्लॉक के धनायनों का, धनायनों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब आकार छोटा है, त्रिज्या कम है, और उनके ऊपर आवेश क्या रहता है, धनावेश अधिक रहता है, उच्च रहता है। आकार छोटा है, धनावेश उच्च पाया जाता है, उच्च पाया जाता है। इस कारण से इनका आवेश घनत्व क्या होता है, उच्च। अब उच्च आवेश घनत्व होने के कारण ये जो लिगेंड होते हैं, धातु के साथ जो ये जुड़ा हुआ है ऋणायनिक भाग या उदासीन भाग, वो ही क्या कहलाता है, लिगेंड, जो कि उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है। धातु को इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। धातु आयन को, धातु आयन और जो ऋणावेशित या उदासीन परमाणु या वो हैं यौगिक, इनके मध्य उपसहसंयोजक बनता है। यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध, तो जो स्पीसीज उपसहसंयोजक बंध बना रही है धातु के साथ, उस स्पीसीज को अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड। इसको क्या बोला जाता है, लिगेंड। लिगेंड ये आपका धातु आयन हो गया, धातु केंद्रीय धातु परमाणु धातु आयन। तो धातु आयन के साथ जो स्पीसीज, जो प्रजाति उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है, उस प्रजाति को अपन क्या कहते हैं, लिगेंड। और डी ब्लॉक के जो धातु आयन है वो उच्च आवेश घनत्व होने के कारण उनका आवेश घनत्व उच्च होता है। इस कारण से वो लिगेंडों को आसानी से आकर्षित कर लेती हैं और उनके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती हैं। तो पहला गुण तो ये हो गया इसका, उच्च आवेश घनत्व। आवेश घनत्व उच्च पाया जाता है, इस कारण से ये उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण करती हैं। दूसरा क्या आता है, दूसरा आपका है रिक्त डी कक्षक। रिक्त डी कक्षक, जो डी ब्लॉक की धातुएं रहती हैं, इनके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनमें ये लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकती हैं और उपसहसंयोजक बंध बना लेती हैं, जिससे आसानी से उपसहसंयोजक बंध बन जाता है, इन यौगिकों का निर्माण हो जाता है। तो दूसरा रीजन इसका क्या है कि डी ब्लॉक की धातुओं के पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिनके कारण
जिनके कारण लिगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, वह संकुल यौगिक बना देते हैं, संकुल यौगिक बना देते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा इनका होता है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अगला तीसरा गुण है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। इस गुण के कारण भी ये उपसहसंयोजक यौगिक अधिक संख्या में बनाते हैं, क्योंकि जो डी ब्लॉक की धातुएं रहती हैं इनकी परिवर्तनशील संयोजकताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल Fe+2 भी दिखाता है और +3 भी, ठीक है ना। या आपका जो कोबाल्ट है वो भी +2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है और +3 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है। कोबाल्ट +2 भी होता है और कोबाल्ट +3 भी। तो या कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है, तो एक ही तत्व डी ब्लॉक के जो तत्व है एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये एक से अधिक उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा K4 आयरन है जो K4FeCN6 भी बनाता है, और आयरन है जो K3FeCN6 भी बनाता है। इसमें तो देखो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, और यहां पर देखो Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होने के कारण ही तो ये एक से अधिक संकुल यौगिकों का निर्माण कर रहा है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इस कारण से ये संकुल यौगिकों का अधिक संख्या में निर्माण करते हैं। ये इनका विशेष गुण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। संकुल यौगिकों के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बस इतना बता देता हूं कि जहां पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोई स्पीशीज उपसहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ी रहती है और वो उसका अस्तित्व हमेशा रहता है, जल में घोलने पर भी उसका अस्तित्व बना रहता है, वो यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहलाते हैं। और डी ब्लॉक की धातुएं जो वो संकुल यौगिक का निर्माण करती हैं, क्यों करती हैं? क्योंकि उनका उच्च आवेश घनत्व पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इन तीन के कारण ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई मिटा दो, ये 4 गुण हो गए अपने। और 5वां गुण देखते हैं। पांचवा गुण है उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण से मतलब डी ब्लॉक की जो धातु है वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करती हैं। उत्प्रेरक के बारे में अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री में, कि वे बाह्य पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उनको अपन उत्प्रेरक कहते हैं। और विषमांगी उत्प्रेरण में हमने देखा था कि जो उत्प्रेरक है वो ठोस अवस्था में लिया जाता है, और अधिकतर ठोस उत्प्रेरक के रूप में डी ब्लॉक की धातुएं कार्य करती हैं। विषमांगी उत्प्रेरण में
डी ब्लॉक की धातुएं जैसे आयरन, मोलिब्डेनम, निकेल, कॉपर, ये धातुएं लेड लेड, पीबी और आपका ये धातुएं अधिक काम में आती हैं, प्लेटिनम। तो डी ब्लॉक की धातुओं में उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। इसका भी क्या कारण है, क्यों ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? तो इसके लिए भी डी ब्लॉक की धातुओं के 3 गुण जिम्मेदार होते हैं। डी ब्लॉक की धातुओं के 3 गुण कौन कौन से? पहला तो रिक्त डी कक्षक, रिक्त डी कक्षक। देखो, डी ब्लॉक की धातु के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं। रिक्त डी कक्षक पाए जाने के कारण ये क्रिया कारकों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती है और उनके साथ बंध बनाती हैं। बंध बनाने की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा ही अभिक्रिया के वेग को क्या करती है? बढ़ा देती है। तो डी ब्लॉक की जो धातुएं रहती हैं वो रिक्त डी कक्षकों में अभिकारकों द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेती हैं। अभिकारकों द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं, अभिक्रिया में भाग लेती हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, बंध बनते हैं। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, उत्प्रेरित हो जाता है। तो पहला कारण तो वही रिक्त डी कक्षक है जो आपका सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक बनाने का था। दूसरा, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, अभी अपन ने देखा था जैसे Fe है जो +2 और +3 दोनों अवस्था दर्शाता है, कॉपर है जो +1 और +2 भी दर्शाती है, कोबाल्ट है जो +2 और +3 दर्शाता है, मैग्नीज तो सर्वाधिक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है +2 से +7 तक। तो इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, तो ये एक से अधिक प्रकार के बंध बना लेती हैं, क्रियाकारकों के साथ एक से अधिक बंध बना लेती हैं। तो अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और जब अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, डी ब्लॉक की जो आयन या धातु होती हैं, इनका आकार छोटा होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इनका क्या होता है? अधिक होता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण से ये आसानी से अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती हैं। आकार क्या होता है? छोटा। आकार छोटा होने के कारण, डी ब्लॉक की धातुओं के आकार छोटा होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो ये ज्यादा से ज्यादा अणुओं को अपने उस पर क्या करती हैं? अधिशोषित करती हैं, ज्यादा से ज्यादा बंध बनाती हैं। इस कारण से आसानी से उत्प्रेरित कर देती हैं। जैसे कुछ अभिक्रियाएं देखते हैं जिनमें कि
डी ब्लॉक की धातुएं उत्प्रेरक के रूप में काम आती हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल हेबर विधि, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, Fe और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक के रूप में काम आते हैं अमोनिया गैस के निर्माण में। हेबर विधि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, ठीक है। तो इसमें आयरन और सॉरी आयरन तो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और मोलिब्डेनम में जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। मोलिब्डेनम किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक वर्धक का। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, एथीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो निकेल को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं एनआई को, और ये CH3 ये एथीन का हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं, ये एथीन। तीसरा आपके जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण वो भी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इनका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। तो ये तो आपके वनस्पति तेल हैं, वनस्पति तेल। इस वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वनस्पति घी, डालडा बोलते हैं जिसको। ये तो असंतृप्त वसा है, असंतृप्त, और ये क्या हो जाते हैं? संतृप्त। ये औद्योगिक विधि है, उद्योगों में काम आती है, औद्योगिक मेथड है ये। तो इस तरह से विभिन्न अभिक्रियाओं में देख लीजिए, धातुएं जो डी ब्लॉक की धातुएं वो उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। अब आज के लिए ये मैंने आपको कौन कौन से गुण बताए। एक तो गलनांक बताया डी ब्लॉक की धातुओं का, दूसरा उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण क्यों होता है वो बताया, और तीसरा उत्प्रेरकीय गुण क्यों प्रदर्शित करते हैं ये बताया। 3 गुण आज मैंने बता दिया आपको। अभी इसके 4-5 गुण और बचे हैं, वो देखेंगे अगली क्लास में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।